सभी लोग, मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की विच इज रोटेशनल मोशन। देखिए, अभी तक हमने मैकेनिक्स में जो सब पढ़ा उसमें हमने हमेशा ट्रांसलेशन की बात करी। ट्रांसलेशन मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा उठ के दूसरी पोजीशन पे चला गया इन लीनियर वे, या फिर स्लाइड करता हुआ, या फिर एक पाथ को फॉलो करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक गया पूरा का पूरा। ठीक है, बात करते हैं अब रोटेशनल मोशन की कि ये कैसा मोशन है। रोटेशनल मोशन मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी के एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू करें, तो क्या उसका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जैसे आप मान लीजिए एक बॉल ले लीजिए, ठीक है। उस बॉल को आप जमीन पे रखिए और उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए ऐसे, तो क्या होगा, वो लगातार एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूमेंगे। तो क्या उसका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है? यस। और क्या आप एक सेंटर में अगर लाइन, यस, तो ऐसा जो मोशन कहलाता है वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। जब उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल एक गिवन एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करे, वो एक्सिस कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि आप अपने हाथ में चाबी का छल्ला लेके इस तरीके से उसे घुमाते हैं। ठीक है। तो अगर सोचिए कि ये आपकी एक्सिस है, ये फिंगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्या वो जो की रिंग है वो लगातार इसके अराउंड घूम रही है? यस। तो क्या उसका हर एक पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है? यस। तो वो उसका रोटेशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। अब ये बहुत तरीके से ट्रांसलेशन से लिंक भी है। जैसे ट्रांसलेशन मोशन को शुरू करने के लिए क्या एक फोर्स की जरूरत होती थी, या उसे चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती थी? यस। कोई अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको चलाने के लिए या चलते हुए को रोकने के लिए फोर्स लगता था। ऐसे ही उस फोर्स के सिमिलर यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो है टॉर्क। जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ है उसको कहते हैं टॉर्क। वो टॉर्क क्या है उस बारे में बात करेंगे। टॉर्क कैसे रोटेशनल मोशन को चेंज कर सकता है उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक रिजिड बॉडी को। कैसे डिफाइन करते हैं? एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब क्या कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, हम मानते हैं कि वो एक रिजिड बॉडी है। और रिजिड मतलब होता है ठोस, बिल्कुल कठोर, ऐसा जो शेप चेंज ना कर सके अपनी। एक ऐसी बॉडी जिसकी शेप आप चेंज ना कर सके, ऐसी बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब चाहे उसमें कितना भी फोर्स कितना भी टॉर्क लगा लें, उसकी शेप चेंज ना हो, ऐसा ऑब्जेक्ट कहलाता है रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन है यहाँ पे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पढ़ेंगे वो सब रिजिड रहने वाले हैं। मतलब जो फोर्स या जो टॉर्क हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस वैल्यू के अंदर अंदर वो सब रिजिड रहेंगे, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा पहला अजम्पशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो अगर रिजिड बॉडी है और आप उसे अगर रोटेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, इसके अबाउट ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है। अगर ये इसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो आप जब इसे रोटेट कर रहे हैं और ये मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आने के बाद भी इसकी जो शेप है वो ऐसी ही रहने वाली है। वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों अभी भी वहीं पे रहने वाले हैं, उनके बीच के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उनकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। तो हमारा ये एक अजम्पशन है कि जो भी हम रोटेशन में बॉडीज कंसिडर करेंगे वो सारी की सारी रिजिड बॉडीज होंगी। ठीक है। आते हैं दूसरी बात पे। हमने जब ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा था तो हमने इनर्शिया की बात करी थी, है ना। क्या था वो इनर्शिया? हमने वहां पे उसको मास के बराबर माना था। हमने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसके मोशन में चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। तो इनर्शिया को हमने यही बोला था ना कि मोशन में चेंज होने को रजिस्ट जो करे वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। ऐसे ही रोटेशनल मोशन को चेंज होने से जो प्रॉपर्टी रजिस्ट करती है उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस बारे में बात करने वाले हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपने बोला था F इक्वल टू एम ए, ये आपने बोला था, है ना।
यहां से अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अगर फोर्स एक कांस्टेंट है तो। ठीक है। ऐसे ही जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में एक इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे विच इज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, TAU। टाउ नहीं है, टाउ है। टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ पे अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा था उसका एक्सेलरेशन उतना कम होता था। इसी को हमने इनर्शिया बोला था। एक्सेलरेशन मतलब वेरिएशन इन उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो। तो जितना ज्यादा मास उतना वेरिएशन कम, इसी को इनर्शिया था। ऐसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा आई इसका होगा उतना ही ये वेरिएशन कम हो पाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन। ठीक है। तो जो वहां मास था वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम इसको कैलकुलेट करें इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड रहेगा। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उससे पहले चलिए एक बात करते हैं कि रोटेशन में बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि रोटेशन में बेसिकली है क्या। तो अगर एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अपन मान लेते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है इससे आर पार इस तरीके से निकल रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट इस प्लेन में है, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ये सीन यहाँ पे आपको बता रखा है। ओके। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट तो इस एक्सिस ये तो फिक्स रहने वाली है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमेगा इसके अबाउट। ठीक है। तो एक्सिस फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसको बोलेंगे रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। अब इस रोटेशन में हो क्या रहा है ये देखिए। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट घूमेगा तो सोचो मैं ये यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, इस पोजीशन पे एक पॉइंट लिया, लेट्स से इसका पोजीशन जो है वो RA है। ठीक है। तो क्या ये एक सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है? इसका सर्कुलर मोशन ऐसा होगा कि पूरा ऑब्जेक्ट घूमेगा तो ये पॉइंट भी घूमेगा, एक सर्कल में घूमेगा। सोचो अगर यहाँ एक दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, लेट्स से इस पोजीशन पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ये पोजीशन RB है, पॉइंट B है। ठीक है। क्या ये भी एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा? यस, ये भी एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा इस तरीके से। तो रोटेशन में बेसिकली जो उस बॉडी का हर एक पॉइंट है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा अगर वो रोटेशन यूनिफॉर्म है तो। या हम ये कह सकते हैं कि उस रोटेशन की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर मोशन में होगा। क्लियर है? जैसे पंखा देख लीजिए, आपके ऊपर रोटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। पंखे में जो ऊपर से एक स्पिंडल आ रहा है, एक रॉड जो आ रही है जिसपे पंखा टिका हुआ है, वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उस पंखे का हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन में है? आप इस पंखे की कोई भी एक टिप ले लीजिए, क्या वो टिप एक सर्कुलर मोशन कर रही है? या टिप से कोई अंदर का एक पॉइंट ले लीजिए, क्या वो एक सर्कुलर मोशन में है? यस। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन में हो तो हम कह सकते हैं कि वो उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वो एक रोटेशनल मोशन में है। कह रहे थे कि यहाँ तक सारी बातें ओके। अच्छा, क्या हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पास हो रहा है? ध्यान से देखो, पंखे को देखो, आप जो भी सर्कल बना रहे हो क्या उन सबका सेंटर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है? यस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रोटेशन मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसका सेंटर उस एक पर्टिकुलर लाइन पे ही होना चाहिए, और वो जो लाइन है वो कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बात। अच्छा, दूसरी बात, क्या हर एक पार्टिकल सेम टाइम में घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है? जैसे एक रोटेशन हुआ, एक राउंड कंप्लीट किया उसने, तो चाहे ए हो चाहे बी हो, यहां से चले थे, क्या दोनों साथ में ही वापस यहाँ पे आएंगे? हाँ, साथ में आना पड़ेगा वरना तो शेप चेंज हो जाएगी। सोचो कि पंखे की एक टिप जो है और एक अंदर का पॉइंट, दोनों साथ में यहाँ से चले थे, घूम के वापस साथ में यहाँ पे आएंगे, तभी तो आप बोलोगे कि ये एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है, ये इंटैक्ट है। अगर सोचो ऐसा नहीं होता तो क्या ये टिप पीछे रह जाती, ये पॉइंट आगे निकल जाता? सोचो कि पॉइंट पहले आ गया, टिप बाद में आ रही है, तो क्या आप कहते कि पंखा मुड़ गया है? इसी को आप बोलते, तो रिजिड बॉडी नहीं कहलाती। तो
जो है वो सेम टाइम में रोटेशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब सबका ओमेगा, जो हमने बात करी थी एंगुलर वेलोसिटी की, वो सेम होता है। क्लियर है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बोली यहाँ पे कि रिजिड बॉडी के केस में अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उस केस में एक तो हर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन में होगा। ऑल द पार्टिकल्स दूसरा, center of all the circles lie on line called axis of rotation। मतलब सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि ऑल द पार्टिकल्स हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटीज। सभी बराबर टाइम में घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब सबकी एंगुलर वेलोसिटीज भी यहाँ पे सेम रहने वाली है किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक रिजिड बॉडी रोटेशन के लिए। ये सारी चीजें हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो क्या बेसिक ऑफ रोटेशन, जिसपे हम आगे फिर से बात करेंगे। पर फिलहाल हम जो बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि एक रोटेशन के केस में रोटेशनल मोशन से डेविएशन से कौन बचाता है या उसको कौन रेजिस्ट करता है, चेंज इन रोटेशनल मोशन, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो कैसे डिफाइन होता है इस बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई इसको मैं लिखूंगा, ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो सीधा लिखेंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट एक पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट इसीलिए अपन पहले शुरू करते हैं ताकि जितना भी अपने को आगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आएंगे उन सबको अपन यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर इसका मास m है और एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है वो लिखा जाता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, m मास है, कहां से डिस्टेंस ली है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है। ये बात यहाँ पे समझनी है। दूसरी बात अगर बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस आप मान सकते हो। तो जैसे कोई ऐसा एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इसके लिए मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक पास हो रही है ऐसी, इसके अबाउट अगर ये घूम रहा है और उसके लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरा मास अगर m है, कोई स्पेसिफिक इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, तो हमें इसको करने का तरीका होता है क्या, पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऑफ dm मास। ठीक है। ये अगर r लेंथ पे है तो मैं इस छोटे से मास के लिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, जिसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, ये छोटा सा मास जो मैंने कंसिडर किया पॉइंट मास से, ये एलिमेंट कहलाता है। ऑफ दिस एलिमेंट इसको लिखूंगा डी आई, क्योंकि छोटी चीज जब भी लिखते अपन डी लिखा देते हैं आगे, आपको पता ही है। तो इसे लिखा जाएगा, देखो पॉइंट मास के लिए आपने कैसे लिखा था, अगर एम मास था आर डिस्टेंस पे था तो एम आर स्क्वायर लिखा था। यहाँ डी एम मास है और वो आर डिस्टेंस पे है, तो डी एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है इस छोटे से ऑब्जेक्ट का, छोटे से एलिमेंट का। अब अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट का लिखना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना चाहिए, ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसे अगर छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सबके लिए ऐड कर दें तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई
इंटीग्रल dm r²। तो कुल मिला के जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो हम इंटीग्रेशन मेथड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन मेथड हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है, वो हम देखेंगे कि कैसे। ठीक है, बात यहां तक पक्का? चलिए, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो अपना ऑब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बात और, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा है वो आपने एक्सिस से डिस्टेंस पे लिखा हुआ है ना। आर जो आपने डिस्टेंस लिया है वो कहां से डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस मास की। तो सोचो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा? यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट की डायमेंशन साइज पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आर आप वहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो सोचो अगर ये मेरा फोन है, इस फोन को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, इस फोन को मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको दो तीन तरीके से मैं रोटेट कर सकता हूँ। एक, मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं, ये रोटेशन हो गया इसका। ठीक है, तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मैं इसको घुमा रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा, देखिए फोन की शेप साइज सब कुछ वही है, मास वही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जब ये है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं ये ले लेता तो अब फोन कैसा घूमता? फोन इस तरीके से घूमता है, कह रहा हूँ, है ना। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कुछ और आएगा। सोचो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड में कर देता हूँ तो अब पूरा फोन इसके बाद घूमता है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कुछ और आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मास और सारी शेप साइज उसी की आएंगी, पर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए पहला अपन काम करते हैं, एक रिंग के लिए लिखते हैं। ओके, तो रिंग बनाते हैं सबसे पहले। एक ऐसे रिंग है, उसके थिकनेस बता देता हूँ मैं, ताकि एक्चुअली मास अपन बता पाए कि जो रिंग में मास होता है वो हमेशा पेरीफेरी पे होता है। रिंग में सारा मास हमेशा पेरीफेरी पे होता है, बीच में हॉलो होती है। ठीक है, ऐसी एक रिंग है। इसके लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब ऐसा कि अगर रिंग यहाँ रखी हुई है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने जो क्रॉस बता रखा है इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर जाती हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर रिंग का साइड व्यू देखेंगे तो रिंग ऐसी दिख रही होगी यहाँ से, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा, ये इसका साइड व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ऐसा अगर रिंग है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को कैलकुलेट करना है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें एलिमेंट कंसीडर करना होता है। अब सोचो मैं रिंग के लिए एलिमेंट जो लूंगा वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर छोटा सा ये एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इतना सा मास मैंने कंसीडर किया, ये जो मास है ये डीएम है, और ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, मैं इसको पॉइंट मान सकता हूँ, इतना छोटा एलिमेंट है। डिफरेंशिएशन में हम सारी बात कर चुके हैं कि बहुत छोटी सी चीजें हमें कंसीडर करनी होती है। तो ये जो एलिमेंट लिया है बिल्कुल छोटा एलिमेंट है, एक पॉइंट मास की तरह। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट आपने लिया पॉइंट मास। ओके, अब इसके लिए अपने को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो अपने पता है रिंग की जो रेडियस है वो आर अगर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एलिमेंट कितना हो जाएगा। इसके लिए लिखूंगा डी आई इक्वल टू डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उसकी कितनी है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस के बराबर। ओके, अब अपने को अगर पूरी रिंग का चाहिए तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग। अब देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात सोचो कि जो रेडियस है आर है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होती नहीं है, तो वो तो बाहर आ सकती है इंटीग्रेशन से। बचा क्या? आर स्क्वायर इंटीग्रल
dm। और ये तो हमें पता ही है कि अगर इंटीग्रल dx लिखा होता है उसका मतलब होता है x के बराबर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल dm है वो नथिंग बट m है r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ द रिंग, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पासिंग थ्रू द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपको ये रिलेशन याद रखना है कि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर अ रिंग कब, जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रही हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये सारी बातें आपको एक साथ याद रखनी है। क्लियर है? सिर्फ एम आर स्क्वायर याद रखोगे, क्वेश्चन में कुछ और एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दी, आंसर गलत हो जाएगा। तो कंडीशंस के साथ आपको याद रखना है कि एम आर स्क्वायर कब है इस रिंग के लिए, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर है बात? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर कुछ और एक्सिस दे दी होती तो कैसे करते? मान लीजिए एक्सिस आपको यहाँ दे दी होती तो आप कैसे सॉल्व करते इसको? तो उसके लिए हम आगे थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, उन थ्योरम्स से हम ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल आपको ये स्टैंडर्ड चीजें याद रखनी है। अगर ये स्टैंडर्ड याद है तो बाकी सारी चीजें अपन उस थ्योरम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पक्की बात? चलिए, और ये आप देख ही पा रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास भी है ना? द सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस रिंग। जानते ही हमने पढ़ चुका है सेंटर ऑफ मास। कोई जब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। तो ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रही है, ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क। ठीक है, और ये भी कंडीशन वही है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द सेंटर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर है बात? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वही सेम जो अपने रिंग के केस में लिया था वैसा ही। तो फिर से एक बार डायग्राम बनाऊं मैं, तो इस बार डायग्राम बनाऊंगा ऐसा कि ये एक डिस्क हो गई। ठीक है, इसके केस में जो मास है वो तो पूरे पे रहता है, मास तो हर जगह इसमें रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो तो यहाँ से पास हो रही है सेंटर से, इस तरीके से डिस्क पूरी सॉलिड डिस्क है, ऐसा है। ओके, अब इसके लिए अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे निकालें? आपको जो मास दे रखा है वो m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है। ठीक, अब सोचो कि इसमें अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो देखो मैंने अगर मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, या r ले लिया, dm ले लिया। एलिमेंट अगर मैं पॉइंट लेता तो क्या होता? तो आप लिखते हैं इसके लिए डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ऐसा करते। फिर इंटीग्रेट करते। अब सोचो इंटीग्रेशन में ये तो वेरिएबल है ही, साथ में आर भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। अब आप कैसे लिख पाते हैं यहाँ पे? अच्छा सोचो, मैं अगर ये आपने मास लिया, मैं दूसरा मास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ लेता, तो इसके लिए तो आर चेंज हो गया। अब इसके लिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते तो आप लिखते डी एम वन इंटू आर वन का स्क्वायर। अब ऐसे सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिला के इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, मास भी चेंज हो रहा है। तो अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने देखा कि भाई इसमें एलिमेंट जो लेना पड़ेगा वो पॉइंट एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा कुछ और। तो एलिमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा, उसके हिसाब से अपन एलिमेंट यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट कैसा लिया कि जैसे आपने रिंग में पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, क्योंकि आप अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को रख रख के पूरी पेरिफेरी पे रख दो तो एक रिंग कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इस डिस्क के केस में हम वो पॉइंट्स यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिर्फ पेरिफेरी पे रखेंगे तो रिंग बनेगी, अंदर भी तो सब जगह मास रखना पड़ेगा। तो बहुत वेरिएशन है इसमें, कुछ सिमेट्री नहीं बन रही। सिमेट्री बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस बार एलिमेंट लिया एक रिंग को। अब सोचो, मैं अगर छोटी से बिल्कुल पॉइंट साइज की रिंग, उससे बड़ी 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 अगर ऐसे रिंग रखता जाऊं तो क्या एक डिस्क कंप्लीट हो जाएगी? सबसे पहले मैंने एक पॉइंट साइज की रिंग रखी, उससे ऊपर एक बड़ी रिंग, फिर एक बड़ी रिंग, फिर एक बड़ी, फिर एक बड़ी, फिर एक बड़ी, ऐसे बड़ी 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 रिंग रखता गया। तो क्या ये पूरी एक डिस्क यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा? यस, यहाँ मुझे एक सिमेट्री मिल गई कि मैं रिंग को रख रख के अपना डिस्क कंप्लीट कर सकता हूं। इसके इसलिए मैं इस केस में जो अपना एलिमेंट लूंगा वो एक रिंग लूंगा।
ठीक है, तो एलिमेंट जो मैंने लिया वो एक रिंग लिया। रिंग कैसे लेते हैं, इस टाइप की एक रिंग मैंने कंसिडर कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब रिंग को जो कंसिडर करने का तरीका होता है वो ये है कि मैं किसी भी रैंडम आर डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग बना ली, आर रेडियस की एक रिंग बना ली, स्मॉल आर रेडियस की, और उसकी जो थिकनेस ली है वो है डी आर, क्योंकि बहुत छोटी सी पतली सी मुझे रिंग बनानी है, एकदम इनफाइनाइट सिमल ऐसी छोटी सी रिंग बनानी है। तो डी आर विड्थ की मैंने यहाँ पे एक रिंग बना ली। ओके, अब इसका जो मास है वो है डीएम, और इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब लिखना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ तक पक्का, उसको फिर अपन इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है डीएम कितना लिखा जाए, व्हाट शुड बी दिस डीएम। एक बार डीएम अगर आ गया तो मैं पहले लिख लेता हूं कि यहाँ जो अपना एलिमेंट है वो है रिंग। ओके, इसके लिए अगर मुझे डीएम मिल गया तो मैं आई क्या लिखूंगा, रिंग के लिए अपने आई अभी देखा था, रिंग के लिए आई आपने क्या लिखा था, एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द रिंग रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर, ये था इसके लिए। तो अपना जो छोटा एलिमेंटल वाली रिंग है इसके लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं लिखूंगा मास ऑफ द रिंग इनटू रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर। अब देखो ये ना फॉर्मूला सेम आ गए पॉइंट के लिए और रिंग के लिए, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि हमने पॉइंट के लिए नहीं लिखा है, ये हमने लिखा रिंग के लिए ही है। फॉर्मूला सेम है इसलिए इसमें हमारी गलती नहीं है, बट ये लिखा हमने किसके लिए है, रिंग के लिए। मास ऑफ द रिंग डीएम, रेडियस स्मॉल आर, तो मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग, एलिमेंटल रिंग। और अगर मुझे डिस्क के लिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, I इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये अपना तरीका है। पर अब जब इंटीग्रेशन करना है तो आर भी वेरी कर रहा है, डीएम अपने पास है, तो इन दोनों को पहले सेम वेरिएबल के में लाना पड़ेगा। मैं डीएम को अगर डी आर की टर्म में ले आऊं तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए अब डीएम की बात करते हैं कि डीएम कैसे लिखा जाए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि डीएम कैसे लिखें अब। ठीक है, अब सोचो ये जो डिस्क है, इस डिस्क पे जो सारा मास है क्या वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, भाई जो मास है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एज इट इज सेम। अब अगर मुझे से उसमें से एक स्ट्रिप काटनी है, ये स्ट्रिप मैंने काटी, इसका मास मुझे देखना है, ये रिंग का मास मुझे देखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिंग के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द एलिमेंट। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि पूरे पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे, अगर मैं मास पर यूनिट एरिया निकाल लूं और उसमें उस एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस एलिमेंट का मास मिल जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, एलिमेंट का मास यूनिटरी मेथड वाली बात है, मास ऑफ द एलिमेंट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये सोचो ये पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता तो मैं मास बाय वॉल्यूम करता इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट करता, पर यहाँ क्योंकि प्लेनर ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, इस 2D ऑब्जेक्ट के लिए सीधा एरिया से अपन इसको लिख सकते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, ये अपने को करना है। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस एलिमेंट का एरिया, तो हमें आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर ले लो सर एरिया, तो आई आर स्क्वायर में कौन सा एरिया आता है, पाई आर स्क्वायर में ये पूरा एरिया आ जाएगा। क्या हम मास इस पूरे का देख रहे हैं क्या, या सिर्फ इसका देख रहे हैं, मास तो सिर्फ इतने का देख रहे हैं, इसका एरिया में चाहिए। अब ये एरिया कैसे निकालें भाई, तो ये एरिया निकालने का तरीका होता है कि आप इस रिंग एलिमेंट जो आपने लिया है इसे अगर मैं एक जगह से काट दूं, ठीक है, यहाँ से काट दिया, काट के इसको अगर खोल दूं तो क्या ये एक ऐसा बन जाएगा, काट दिया फिर से खोल दिया तो ऐसा लेंथ में बन गया। अच्छा ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2πr के बराबर, क्योंकि पेरीफेरी इसकी कितनी थी, 2πr। अच्छा इसकी विड्थ कितनी है, ये आपने डी आर ऑलरेडी बोल रखी थी, इसकी जो विड्थ है वो डी आर है। तो क्या यहाँ से अपने को एरिया मिल जाएगा, यस, दिस एरिया इज ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ से अपन अगर एरिया लिख दें तो एरिया ऑफ द एलिमेंट अपने को मिल गया, मास बाय एरिया फॉर द डिस्क अपने को पता है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा मास ऑफ द एलिमेंट डीएम इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क इज पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एरिया उस रेक्टेंगल से अपन देख पा रहे हैं व्हिच इज 2πr इनटू डी आर, ये आपको मिला डीएम।
तो ध्यान रखिएगा, डीएम निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब अपन इसको आई वाली इक्वेशन में रखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर है, डीएम की जगह मैं रखता हूँ ये m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये तो हो गया डीएम, और एक आर स्क्वायर आगे और है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा हिसाब हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई जो जो कॉमन है कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये सब कांस्टेंट है बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं इन सब में, तो इनका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में बचा आर क्यूब डी आर, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर हुआ आर क्यूब डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, लिमिट कहां से, देखो अब लिमिट लगाने का तरीका, आपने जो एलिमेंट लिया क्या वो उसके सेंटर से शुरू किया था? यस। मैंने बोला रिंग कैसे बनाई थी आपने, जब रिंग से डिस्क बनाए थे तो पहले पॉइंट रखा, फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, इस तरीके से आपने पूरी डिस्क बनाई। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने उस एलिमेंट को कहां से कहां तक वेरी किया। तो आपने पॉइंट से शुरू करके लास्ट तक यहाँ तक वेरी किया। इसका मतलब जो आप लिमिट रखेंगे वो आर, ये जो स्मॉल आर है, ये कहां से कहां तक वेरी हुआ, सबसे पहले छोटी सी रिंग रखी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट रिंग आप कहाँ रखोगे, लास्ट रिंग आप यहाँ रखोगे ना। तो ये जो आर वेरी कर रहा है, ये आर पॉइंट मतलब 0 से लेके इस कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है। ये अलग अलग रेडियस ऑफ द रिंग्स हैं जो आपने वहां पे पुट करी, सबसे छोटी 0 रेडियस की, सबसे बड़ी आर रेडियस की, तभी आपने इस डिस्क को कंप्लीट किया था। तो ये आपके लिमिट्स हैं। लिमिट आप लगाएंगे यहाँ पे 0 से कैपिटल आर तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2m बाई आर स्क्वायर अंदर बच रहा है, बाहर बच रहा है। इंटीग्रल करते हैं तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आर 4/4, 0 से आर तक इसकी लिमिट है। लिमिट रखेंगे तो अंदर बनेगा आर की पावर 4/4, कैपिटल आर की पावर 4/4। तो सॉल्व करते हैं 2m बाई आर स्क्वायर, लिमिट रखना आपको आता ही है, अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, लोअर 0 है तो टर्म 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करें तो आता है यहाँ से mr square by 2 के बराबर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about an axis passing through its center perpendicular to the plane। पूरा चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आई गेस आपको बातें क्लियर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तरीका है सॉल्व करने का। आगे से बहुत सारे क्वेश्चंस हम बहुत सारी शेप्स के लिए करने वाले हैं। तो फिलहाल डिस्क के लिए आपको बात समझ में आनी चाहिए। कैसे किया फिर से बता देता हूँ। अगर एक डिस्क बनानी है तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, मुझे एलिमेंट इस बार रिंग लेना चाहिए, ताकि मैं अलग अलग साइज की रिंग रख रख के पूरी डिस्क बना सकता हूँ। तो मैंने रिंग को एलिमेंट लिया, उसके लिए मुझे पहले मास लिखना है, डीएम। तो मास कैसे लिखा, क्योंकि डिस्क के लिए पूरा जो मास है उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने मास पर यूनिट एरिया निकाला। उसमें अगर मैं उस एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल उसका मास मिल जाएगा एलिमेंट का। तो अब मास पर यूनिट एरिया m बाई पाई आर स्क्वायर, वो तो हो गया। अगर एलिमेंट का मुझे एरिया निकालना है तो उसको पहले मैंने एक स्ट्रिप में बनाया काट के, स्ट्रिप इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसका मैंने एरिया लिखा पेरीफेरी इनटू थिकनेस से, वहां से मुझे डीएम मिला। उस डीएम को मैंने फिर डी आई वाले इक्वेशन में रखा। अब क्योंकि मैंने एलिमेंट यहाँ पे रिंग लिया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग के हिसाब से लिखा है mr स्क्वायर। तो वहां m की जगह डीएम, r की जगह स्मॉल r का स्क्वायर, उसमें मैंने डीएम की वैल्यू रखी, वहां से उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, तो जितनी रिंग्स आप रख रहे हो सबसे छोटी से सबसे बड़ी की रेडियस अपने को लिखनी थी। सबसे छोटी पॉइंट साइज की रिंग थी तो उसकी रेडियस हो गई 0। सबसे बड़ी उस डिस्क की रेडियस के बराबर की रिंग थी तो कैपिटल आर, इसलिए 0 से आर अपनी लिमिट हो गई। वहां से अपन ने इसको सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर बताया I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। तो आपको ये फॉर्मुलाज तो याद रखने ही है। रिंग के लिए mr स्क्वायर था, यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2 है डिस्क के लिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस है सेंटर से पास होते हुए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है बात? चलिए, तो आज के लिए अपन इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ और ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की, इसी तरीके से उनको भी सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो